कि 11th क्लास की तो टेंशन है ही है, और साथ ही साथ ये भी टेंशन होगी कि 12th क्लास में कहीं 11th क्लास वाली चीज़ें तो नहीं यूज़ हो रही। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, लेकिन अभी वो रिवाइज नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 11th क्लास में बैकलॉग हो गया, कुछ का कम बैकलॉग होगा, कुछ का ज़्यादा बैकलॉग होगा। आपके अंदर भर भर के टैलेंट हो सकता है, कूट कूट के टैलेंट भरा हो सकता है, लेकिन वो टैलेंट सिर्फ आपको शुरुआत दे सकता है, आपको अंत तक, फाइनल मंजिल तक ही लेकर के जाएगा कि भाई 60 दिन के अंदर हमें जो है 11th को इस तरीके से रिवाइज करना है ताकि हमें 12th क्लास में भी प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, और साथ ही साथ हमारा नीट के एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियां, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियां, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, मैं तनुज बंसल आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 12 साल से नीट और जेईई के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आज की ये जो वीडियो है ये 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, स्पेशली जो कुछ ही दिनों के अंदर अपने स्कूल एग्जाम्स दे रहे होंगे और उसके बाद 12th क्लास में प्रवेश कर रहे होंगे। अब उन बच्चों को ये टेंशन होगी कि 11th क्लास की तो टेंशन है ही है, और साथ ही साथ ये भी टेंशन होगी कि 12th क्लास में कहीं 11th क्लास वाली चीजें तो नहीं यूज हो रही। अगर आपको ये डर लग रहा है तो भाई सही लग रहा है। ऑब्वियसली 12th क्लास के सिलेबस में 11th क्लास की कुछ कुछ चीजें यूज होती हैं। अब वो कैसे रिवाइज करेंगे? सिर्फ वही रिवाइज नहीं करना, हमें तो पूरी 11th रिवाइज करनी है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम तो नीट का एग्जाम क्लियर करना है भाई। तो अब वो कैसे करेंगे? तो इन सारी बातों का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं। कंप्लीट रोड मैप, फुल रोड मैप फॉर द क्लास 11th कम बैक इन 60 डेज। 60 दिन मान के चलते हैं। कुछ बच्चे इस वीडियो को थोड़ा सा लेट भी देख रहे होंगे, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, तो अपन मोटे मोटे तौर पे 60 दिन मान के चलते हैं। वैसे अगर अंदाजा लगाया जाए तो आपके पास 60 दिन से ज्यादा ही दिन है, लेकिन हम 60 दिन के हिसाब से मान के चलते हैं कि भाई 60 दिन के अंदर हमें जो है 11th को इस तरीके से रिवाइज करना है ताकि हमें 12th क्लास में भी प्रॉब्लम ना आए, वहां पे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, और साथ ही साथ हमारा नीट के एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। बाद में तो रिवीजन जो है वो चलती ही रहेगी, ठीक है ना। अब लेकिन ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, लेकिन अभी वो रिवाइज नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 11th क्लास में बैकलॉग हो गया, कुछ का कम बैकलॉग होगा, कुछ का ज्यादा बैकलॉग होगा। कम तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, अब कारण कुछ भी रहा हो सकता है भाई। हो सकता है घर पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है आप बीच में बीमार हो गए हो, या फिर खुद ही आपने आलस किया हो, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल के साथ मेंटेन नहीं कर पाए होंगे कोचिंग की पेस को, जैसा भी जो भी रीजन हो। इन सारी बातों का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। चलिए देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी रोड मैप तभी काम करता है अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो फिर आपको अपने अंदर ये क्वालिटी लानी पड़ेगी। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है भाई, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर भर भर के टैलेंट हो सकता है, कूट कूट के टैलेंट भरा हो सकता है, लेकिन वो टैलेंट सिर्फ आपको शुरुआत दे सकता है, आपको अंत तक, फाइनल मंजिल तक डिसिप्लिन ही लेकर के जाएगा। तो इसलिए ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर पहले जो बैकलॉग हुआ है वो फिर से बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन की आदत ही नहीं है ना हमारे में। तो ये आदत तो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। डिसिप्लिन कह लो, डेडिकेशन कह लो, परसिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो भाई, ठीक है ना, एनीथिंग। ये आदत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, और उसके लिए अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा भाई। सिर्फ ख्यालों में सोचने से कुछ नहीं होता भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ख्यालों में बहुत कुछ सोच लेते हैं भाई, है ना, कि भाई नीट में AAR 1 ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें सोच लेते हैं भाई। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। किसी शायर ने कहा है कि भाई सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो मंजिल को पाना है तो भाई चलना तो पड़ेगा, उसमें रास्ते में ठोकरें भी आएंगी, ठोकरें भी सहनी पड़ेंगी। अब आप लोगों के लिए ठोकरें क्या है भाई? कोई पत्थर वत्थर तो है नहीं भाई, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ठोकरें क्या है? क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद टेस्ट आएंगे, वो बहुत बड़ी ठोकर है
है ना, और उसके अलावा जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, बस यही है। इन्हीं को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए ये मेन क्वालिटी है। ये तो आप ठान के बैठो, ऐसा नहीं कि भाई सोच लिया कि अरे दिन में 16 घंटे पढ़ देंगे भाई, नहीं, धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि अगर आज आपकी सिटिंग कैपेसिटी जो है कि भाई 4-5 घंटे पढ़ने की है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। क्लास के अलावा बात कर रहा हूं भाई, मैं क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। जब भी मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात करता हूं, सिटिंग आवर्स की बात करता हूं, तो मैं सेल्फ स्टडी की बात करूंगा कि अगर आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं भाई, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। एक दिन तो पढ़ लोगे 10 घंटे, फिर दूसरे दिन फिर वही हाल हो जाएगा, फिर दूसरे दिन 2-3 घंटे 4 घंटे पे आ जाओगे भाई, ठीक है ना, हो सकता है उससे भी कम हो जाए। तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। एक हफ्ता 5 से 6 घंटा कर सकते हो, फिर अगले हफ्ते 7 घंटे कर सकते हो, अगले हफ्ते 8 घंटे कर सकते हो, ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि आपको अपने सिटिंग आवर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ अपने स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से भी, क्योंकि बीच में आपके स्कूल के एग्जाम भी आएंगे, है ना, तो उनको भी आपको मैनेज करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम टेबल उधर उधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल आपका वही रहना चाहिए। बहुत ही कंजस्टेड टाइम टेबल नहीं बनाना कि 7 बजे उठेंगे, 7:05 पे ब्रश करेंगे, 7:15 पे नहाएंगे, नहीं, ऐसा कंजस्टेड टाइम टेबल नहीं। थोड़ा बहुत हमें बीच में रिलैक्स करने का भी देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो रिलैक्स करना या एंजॉय करना आपके लिए एज अ रिवॉर्ड की तरह होना चाहिए, है ना, कि आप कर रहे हो काम। अगर आपने टारगेट सेट किया था कि भाई 2 घंटे पढ़ना है, आप 2 घंटे पढ़ लिए, अब एज अ रिवॉर्ड आप आधा घंटा एंजॉय कर लो। अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई नहीं करी, मान लो जो आपने टारगेट सेट किया था, तो आपको एंजॉय करने का भी हक नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जो भी चीजें आपकी एंजॉय करने की हैं पढ़ाई के अलावा, तो उनको आज आप एज अ रिवॉर्ड लो कि भाई हाँ, एज अ रिवॉर्ड इसको हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मेन बात आती है कि सर ठीक है, अब रिवीजन के लिए चैप्टर बता दीजिए। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं फिजिक्स के चैप्टर्स आपको बता सकता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं 12th क्लास में जाने के लिए। इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। सबसे पहला चैप्टर है इसमें वेक्टर्स। वेक्टर्स तो पूरी फिजिक्स में यूज होगा, पूरी फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और उनमें वेक्टर तो फिर यूज होना ही होना है भाई, वो तो वेक्टर यूज होगा ही होगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पहले चैप्टर के अंदर ही यूज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला जो पहला चैप्टर आएगा 12th क्लास का, उसी के अंदर यूज हो जाएगा। मोशन इन अ प्लेन भी थोड़ा थोड़ा उसमें यूज हो जाएगा भाई, आगे भी यूज होता रहेगा। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन भी यूज होगा, खास करके इसके फॉर्मूले। अगर सर्कुलर मोशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर ना भी पता हो तो, लेकिन इसके फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए भाई, ठीक है ना। नहीं पढ़ना तो नीट के लिए तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन मैं 12th क्लास के हिसाब से आपको बता रहा हूं। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मोमेंटम कब कंजर्व कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आपको पहले 2 चैप्टर्स के अंदर ही यूज होने को दिख जाएंगी भाई, अच्छी खासी यूज होंगी। जो पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला, उसके अंदर आपको ये काफी हद तक ये तीनों चैप्टर्स देखने को मिलेंगे भाई। थोड़ा थोड़ा ये वाला चैप्टर भी मिलेगा। उससे अगला जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, उसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे भाई, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा रिलेटेड है ग्रेविटेशन से, ठीक है जी, ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जो पहला चैप्टर है हमारा, पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अब ग्रेविटेशन 11th क्लास का टॉपिक है, हालांकि काफी हद तक सिमिलर चीजें होती हैं, लेकिन अगर ग्रेविटेशन पहले से पढ़ रखा है तो पहले 2 चैप्टर्स 12th क्लास के आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो अगर ग्रेविटेशन आपने रिवाइज कर लिया तो 12th क्लास के पहले 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। उसके बाद आता है ऑसिलेशंस, जिसके अंदर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा, एसएचएम मिलेगा।
ये भी बहुत जरूरी है भाई। एसएचएम का यूज तो हर चैप्टर में एसएचएम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एसएचएम से रिलेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एसएचएम से रिलेट कर देते हैं, फ्लूइड्स को एसएचएम से रिलेट कर देते हैं। स्कूल लेवल पे उतना रिलेट नहीं करते, लेकिन हाँ नीट की बात करूं या जेई की बात करूं तो उसमें रिलेट कर देते हैं भाई, बड़े अच्छे से रिलेट कर देते हैं। वेव्स चैप्टर भी 12th क्लास में काफी यूज होने वाला है भाई। एक चैप्टर आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स, उसमें यूज होगा इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके अंदर भी आपका यूज होगा ये चैप्टर। तो काफी जगह पे ये चैप्टर जो हैं आपके यूज होने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन चैप्टर्स को तो आप कंपल्सरी रिवाइज कर लें। करने तो सारे ही हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखें। ये प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, ये आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, ये तो आपके रिवाइज होने ही चाहिए। अगर आप पहले चैप्टर के हिसाब से बात कर रहे हो, अगर स्पेसिफिकली सिर्फ पहले चैप्टर के हिसाब से बात कर रहे हो, तो ये तीनों और ग्रेविटेशन, स्पेसिफिकली अगर पहले चैप्टर के हिसाब से हम बात करें तो ये काफी ज्यादा यूज होंगे। यूज और चीजें भी होंगी लेकिन उतनी नहीं। देखो यार, अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि सर क्या पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? भाई नीट के हिसाब से तो पूरे पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए हर चैप्टर के। और बेसिक कंसेप्ट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट नहीं। कंसेप्ट पता होना अलग बात है, लेकिन उसको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी पे रखिएगा, बाकी चैप्टर्स को आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 60 दिन के अंदर ही, लेकिन इन चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी में रखिएगा। अब सर रिवीजन करनी कैसे है? चलो आपने चैप्टर्स तो बता दिए, लेकिन रिवीजन करनी कैसे है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, शॉर्ट नोट्स, भले ही पूरे नोट्स मत बनाओ, लेकिन हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके बने होने चाहिए, खुद के हाथ से, खुद के हाथ से। आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, टीचर्स की तरफ से भी मिल जाएंगे, मैं भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो भी आपको मतलब समझ में आएगा वो खुद के हाथ से बना करके समझ में आएगा, और वो लंबे समय तक याद भी रहेगा, क्योंकि याद भी तो रखना है ना भाई। और खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है। तो भले ही कोई आपका टीचर आपको शॉर्ट नोट्स देता है, उसमें से देख के खुद के हाथ से एक बार लिख लो, फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ वो पक्के भी होते रहेंगे। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स अभी तक अगर नहीं बनाए हैं तो उनको बना लो, और अगर बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके फाइनल जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे उसमें आपके काफी काम आने वाले हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले तो हमेशा ही काम आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे आप स्कूल के एग्जाम देने जाओ, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो फॉर्मूले तो हमेशा ही आपके काम आने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है? फॉर्मूले लिखने हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, भाई मेरे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, सपोज करो मुझे उस चैप्टर को पढ़े हुए 1 महीना हो गया, सपोज करते हैं, ठीक है ना, 1 महीना हो गया मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है, सपोज करो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, अब 1 महीना हो चुका है उसको। अब 1 महीना पहले जो चैप्टर पढ़ा है, अब आपको उसको आज रिवाइज करना है, आज उसका रिवीजन डे है। तो अब क्या क्या करोगे आप? क्या पहले कॉपी खोल के उसको रिवाइज करोगे? क्या पूरे नोट्स दोबारा से पढ़ोगे? नहीं। अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो फटाफट शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में, इतना ही लगता है। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करो। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करो भाई, क्योंकि चैप्टर पढ़े हुए आपको 1 महीना ही हुआ है, तो अभी थोड़ा थोड़ा तो याद ही होगा ना भाई। ठीक है, 100% याद नहीं होगा, 50% तो होगा, कुछ तो याद होगा ही। क्वेश्चन करने शुरू करो। बीच में जहां पे भी अटकोगे, ऑब्वियसली अटकोगे आप, ठीक है ना, ऑब्वियसली आप अटकोगे क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो। तो जिस भी क्वेश्चन में अटक गए, उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको कॉपी में से खोल के देख लो, बस फिर कॉपी बंद कर दो। बस ऐसे ही करना है भाई। जो चैप्टर्स रिसेंटली पढ़े हुए हैं तो उनका रिवीजन थ्रू द क्वेश्चंस होना चाहिए। रिसेंटली स्टडीड चैप्टर्स जो हैं, जिनको अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है, 1-2 महीने के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही पढ़ा है, तो उनका रिवीजन
उनका रिवीजन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू करना है, उसी के थ्रू रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। जो चैप्टर्स पुराने हो गए, हाँ, उनके लिए आपको नोट्स खोलने पड़ेंगे भाई, सीधी सीधी सी बात है, उनके लिए आपको नोट्स के थ्रू रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना याद नहीं आता। क्वेश्चन करने भी बैठोगे तो काफी जगह पे आप अटक जाओगे, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कुछ बच्चों के साथ हो सकता है कि ऐसा ना हो, कुछ बच्चों का हो भी जाता है भाई कॉन्फिडेंस डाउन, तो उससे अच्छा है कि पहले आप उसको रिवाइज कर लो। लेकिन रिसेंटली स्टडीड चैप्टर्स के अंदर आपको जो है रिवीजन थ्रू द क्वेश्चंस ही करना है, ठीक है ना। इस बात को फॉलो कीजिएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपके अंदर यह भावना भी आएगी कि देखो मैंने रिवीजन नहीं भी करी थी, फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं या सॉल्व कर पा रही हूं। तो ये कॉन्फिडेंस आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है भाई, ठीक है ना। क्योंकि नीट के एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी तो मैटर करेगा, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना सिर्फ ये काम थोड़ी आएगा, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए भाई। जो पढ़ा है हमने अच्छे से पढ़ा है, हम आग लगा देंगे पेपर के अंदर, मतलब लिटरली आग नहीं लगानी है, लेकिन हाँ भाई पेपर के अंदर हम फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसी आदत होती है कि नहीं सर खुद से तो नहीं कर पाएंगे, सर खुद से तो नहीं कर पाएंगे, 11 सर हमारा बर्बाद हो गया है। देखो पहली बात यार, बर्बाद कुछ नहीं होता, कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है ना। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हमें आता ही होता है ना, कुछ ना कुछ तो हमें आता ही होता है। तो आप एक बात याद रखना कि यार 11th आपकी बर्बाद नहीं हुई है, आप कुछ भी चीज जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही है। तो ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले आप अपने अंदर बना करके रखो। उसके बाद हम आपकी मदद करने के लिए लाए हैं 11th नीट रीस्टार्ट बैच, जिसके अंदर आपको पूरी 11th रिवाइज करवाई जाएगी थ्रू द क्वेश्चंस, थ्रू द थ्योरी, थ्रू द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, पीडब्ल्यू की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर करवाया जाएगा, ठीक है। 21 जनवरी से यह बैच स्टार्ट है, 25 मार्च तक चलेगा। अब सर 21 जनवरी से स्टार्ट है सर, बीच में तो हमारे पेपर भी आ गए सर, कोई बात नहीं, बैच सिर्फ 5 दिन है, मंडे से फ्राइडे, ठीक है ना। बैच की जो क्लासेस चल रही वो सिर्फ मंडे से फ्राइडे चलेंगी भाई। सैटरडे आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो मोस्ट ऑफ द सैटरडे एंड संडे आप फ्री रहोगे। तो कई बार आपका मान लो पेपर आ गया भाई, कल आपको कोई पेपर देने जाना है, बायो का पेपर आ गया, फिजिक्स का पेपर आ गया, जो भी पेपर आ गया, अब उसके लिए भी तैयारी करनी है सर, पेपर में भी टाइम जाएगा, तो कोई बात नहीं, जो आपका बच गया उसको सैटरडे संडे में आप कवर कर सकते हो। सैटरडे संडे में आप बची हुई चीजों को कवर कर सकते हो, इसीलिए सैटरडे संडे आपको साथ में दिया गया है, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसके लिए 60 दिन रखे हैं कि भाई हाँ 60 दिन के अंदर पूरा पूरा आपका तैयार हो जाएगा और आप 12th क्लास में बहुत कॉन्फिडेंटली जा पाओगे, है ना। रिवीजन तो उसके बाद भी आपको करनी पड़ेगी, जब आप 12th क्लास के एंड में जा रहे होगे तब तो आपको 12th क्लास भी रिवाइज करनी पड़ेगी और 11th क्लास भी रिवाइज करनी पड़ेगी। लेकिन सोचो उस समय अगर आपने अभी 11th क्लास की रिवीजन कर ली अच्छे से, तो उस समय कितना बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि यार उस टाइम पे आपको 12th के बोर्ड भी देने होंगे। अब 12th के बोर्ड के पेपर आपको साथ में देने हैं, कितनी टेंशन होगी, प्रैक्टिकल भी आ जाएंगे। भाई प्रैक्टिकल कौन सा कम होते हैं, फाइलें वाइलें बनवाना, इतना लिखना बहुत मुश्किल काम है भाई, है ना। फिर किसी से करवाते फिरोगे, फिर इतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी, फिर आप हार के छोड़ दोगे भाई कि यार सिर्फ 12th करेंगे 11th तो करेंगे ही नहीं, फिर नंबर कैसे आएंगे, फिर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, बोर्ड अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, तो हम 11th को अभी यहां पे कवर करके चलें ताकि उस समय पे हमारा बोझ बहुत कम हो जाए। इसके लिए इस बैच के अंदर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ बच्चों को यह डाउट होगा कि क्या सर सारे चैप्टर करवाए जाएंगे, हाँ प्रायोरिटी चैप्टर्स भी करवाए जाएंगे, उसके अलावा बाकी चैप्टर्स भी करवाए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे सैटरडे को, ठीक है ना, उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मस्ट डू क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस करने ही करने हैं वो क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स। मैं अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स दूंगा जिनको मैं टीबीएस कैप्सूल बोलता हूं, ठीक है ना। तो टीबीएस कैप्सूल, एक कैप्सूल लेना है सोने के बाद और एक कैप्सूल लेना है उठने से पहले। जी हाँ, सपनों में कैप्सूल चलना चाहिए भैया, सपनों में रिवीजन चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस कैप्सूल के अंदर क्या होगा, सारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, सारे जो है रिवीजन के लिए ट्रिक्स बनी हुई हैं,
मतलब जो भी ट्रिक्स हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो, बस हाँ ट्रिक्स को स्कूल के पेपर्स में इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो वो नंबर काट लेंगे बेटा, काटा मार देंगे, जीरो आ जाएगा, सर ने हमारा 0 नंबर ला दिया। नहीं बेटा, सर ने नहीं लाया, ट्रिक नहीं यूज करनी है। स्कूल के पेपर्स में तो पूरा अच्छे से ही सॉल्व करके दिखाना होता है, वहां पे तो स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन अगर नीट के परस्पेक्टिव से बात करोगे तो ट्रिक्स भी आपको मिलेंगी, सारे फॉर्मूले इसके अंदर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स खुद से कैसे बनाने हैं। मिल तो जाएंगे लेकिन आपको खुद के हाथ से भी बनाने हैं भाई, ये जरूरी है ना। खुद के हाथ से नहीं बनाओगे फिर वो बात नहीं बनेगी। भले ही कोई भी टीचर आपको शॉर्ट नोट्स दे, लेकिन उसको खुद के अपने हाथ से लिखना ही लिखना है। लिख के चीजें याद रहती हैं, जो चीजें दिखती हैं लिखी हुई दिखती हैं, और खुद से हम उनको हाथ से लिखते हैं तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पूरे अच्छे से रिवीजन करो, ताकि आपको 12th क्लास में कोई दिक्कत ना आए और आपका नीट एग्जाम क्लियर करने का सपना, डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। वो दिन बहुत खूबसूरत होगा जब आप वाइट कोट पहनोगे, है ना, और गले में स्टेथोस्कोप होगा, तो वो जो फीलिंग होगी ना भाई, वो अलग फीलिंग होती है। मेरी बहन भी डॉक्टर है, तो एक बार हम हॉस्पिटल में बहन से मिलने गए थे, मम्मी डैडी और मैं। तो वो जब चल के आ रही थी ना, वाइट कोट उसने पहना हुआ था, गले में स्टेथोस्कोप था, तो मैं अपने मम्मी डैडी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में वो जो फीलिंग थी ना भाई, वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इतनी प्राउड वाली फीलिंग भाई, इतनी प्राउड वाली फीलिंग। और चलो कोई बात नहीं, उनके लिए ना सही, अपने लिए तो आपको करना ही है भाई। एक ही जिंदगी है, एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, अगला जन्म किसने देखा भाई, ना। एक ही बार जीना है, एक ही बार मरना है, इसी जीवन को इतना सफल, इतना सार्थक बनाना है कि भाई रहती दुनिया तक हमारा नाम हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बैच के अंदर।